हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा नाज चैनल एक नए सीरीज से स्टार्ट करने जा रहा है जो कि साइकोलॉजी से संबंधित है। जितने भी एग्ज़ाम हो या फिर नेट का हो या बेट का हो या जेट जो आने वाला ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मोटिवेशन। आखिरकार मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्टेट दैट ड्राइव पीपल टू पर्पस गोल होता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है हमारा, जब हम लोग आंतरिक रूप से मोटिवेशन कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारी जो आंतरिक अंदर से जो बोलता है हाँ मैं ये कर लूँगा। हर लोग, हम लोग जिस फील्ड से जुड़ रहे हैं सब लोग, हम लोग एक गोल से ही जुड़ना चाहते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, हम ये करना चाहते हैं, हम एक अच्छा लेक्चरर बनना चाहते हैं, हम एक अच्छा प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हमें ये गोल हासिल करना, हमें ये काम करना है। बहुत सारे सब इंसान अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से उनकी मोटिवेशन होती है हर एक गोल को पाने के लिए। तो उसी तरह से हमारा जो मोटिवेशन चैप्टर है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मोटिवेशन 3 शब्दों से जुड़कर बनता है। तो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है नीड, आवश्यकता होती है हमें, फिर ड्राइव होती है, फिर इंसेंटिव। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम लोग ये देखते हैं कि आसपास कहीं पे होटल है या फिर कुछ ऐसा ठेला वगैरह लगा हुआ है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, वो ढूंढते हैं। उसके बाद जाने के जो भूख लगती है, हाँ खाने का चीज़ है, खा लेते हैं। तो हमारा ये इंसेंटिव हुआ, जो हम भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा एक बाहरी रूप से हुआ कि प्राप्त कर लिए। इंट्रिंसिक क्या थी, आंतरिक क्या थी, भूख लगी है, हमें नीड है खाना की, क्योंकि हमारा बॉडी डिमांड कर रहा है कि हमें खाना खाना है। तो उसी तरह से मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। वह प्रक्रिया होता है जो लक्ष्य की तरफ सतत, मतलब हर टाइम कंटिन्यूअस उसे निर्देशित करते रहता है हमें कोई कार्य को करने के लिए या सफलता की ओर पहुँचने के लिए। तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है जो कि काल्पनिक होता है। अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। मोटिवेशन कहें या अभिप्रेरणा कहें, बहुत लोग अभिप्रेरणा के नाम से नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मोटिवेशन से सब कोई जानते हैं। हाँ मोटिवेशन क्या है, तो वो एक आंतरिक स्टेट होती है, इंटेंसिक स्टेट होती है, तो उसे ही हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। तो उसी तरह से तो इसमें एक निश्चित दिशा की ओर हम लोग लगे रहते हैं कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। अभिप्रेरणा व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य को प्राप्त तक वह जारी रखता है। जैसे कि हम लोग बचपना से नर्सरी स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 क्लास पढ़े हैं, उसके बाद धीरे धीरे 10th 12th ग्रेजुएशंस, मास्टर्स, उसके बाद और भी डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह या PhD हायर क्वालिफिकेशन के अंदर आता। तो सबसे अगर कोई लोग PhD कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये हमारी एक इंट्रिंसिक शक्ति होती है जो कि हाँ हमारी अंदर की, कहते ना, जो उसमें इंसान बहुत चीज़ कर जाता है, जो इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है। तो उसी तरह से मोटिवेशन एक ऐसा लेवल होता है जो हम लोग बहुत चीज़ों को करने के लिए हमें बल प्रदान करता है, एक तरह से फोर्स देता है, जो कि ये लंबे समय के लिए होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसी तरह से हम लोग मोटिवेशन का जो लेवल है हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं, जो कि आप डेली कंटिन्यूअस मोटिवेशन से जुड़े जितने भी हैं, जो नेट में और फिर जेट में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से मोटिवेशन का बेसिक नॉलेज हम लोग देखेंगे। मोटिवेशन अभिप्रेरणा के 2 प्रकार को जानेंगे। अब पहला प्रकार कौन सा है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, तो ये बाहरी तरफ से जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है उसे एक्सट्रिंसिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और इंट्रिंसिक जो हमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा मिलती है जो कि लंबे समय के लिए होती है। तो इंट्रिंसिक अगर एग्जाम में पूछा जाए, इंट्रिंसिक लॉन्ग टाइम के लिए होता है या शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो इंट्रिंसिक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक्सट्रिंसिक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कि मोटिवेशन में। तो अब देखेंगे आउटसाइड ये होता है, एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो आउटसाइड के लिए होता है, जो कि रिवॉर्ड, ऑब्जेक्ट और मनी के रूप में हमें बाहरी तौर से मिलती है। अब देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर इनसाइड, जैसे कि क्या है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड। जैसे हमने कोई भी कार्य कर ली, हाँ आज मुझे ये करना है,
मुझे ये यूनिट कंप्लीट करना है, उस यूनिट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। अगर हम उसका ये लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ कंटेस्ट करना था, हाँ मैंने ये किया, मुझे ये, और फिर उसको हम दूसरे के को बताते या समझाते, तो हाँ मुझे ये आंतरिक रूप से मुझे ये इच्छा था कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं और उसके बाद हाँ कि मैं दूसरे को पढ़ाने योग्य हूँ। तो ये हमारा आंतरिक रूप से मुझे जो करना था आंतरिक हुआ, जिससे हमें संतुष्टि मिला, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के रूप में आता है। तो मोटिवेशंस के दो टाइप है, जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के रूप में दर्शाया गया है, जो कि आउटसाइड और इनसाइड है। आउटसाइड एक्सट्रिंसिक होता है और इनसाइड आपका होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशंस। आउटसाइड में अगर कहा जाए एग्जाम में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस, रिवॉर्ड, ऑब्जेक्ट्स, मनी या सेटिस्फैक्शन, तो वहाँ पे आप ये तीनों को चूज़ करेंगे, ना कि सेटिस्फैक्शन। अगर इंट्रिंसिक पूछा जाए तो आप सेटिस्फैक्शंस जो आंतरिक रूप से आप प्रदान किया जाता है, या फिर आंतरिक रूप से हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जैसे कि हमारा ये लक्ष्य है, मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये इंट्रिंसिक हुआ, जो कि आंतरिक रूप से होती है। हम लोग देखेंगे कि अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशंस, कौन कौन से हैं अप्रोचेस के उपागम जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव एवोल्यूशंस थ्योरी, इसे CET भी कहा जाता है। तो आखिरकार होता क्या है, जब इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होकर कोई भी हम लोग कार्य करते हैं और उस काम को करने के लिए हम लोग बाहरी तरफ से या फिर कहें उसे बाहर की ओर से हमें अभिप्रेरणा दिया जाता है, तब व्यक्ति का जो मोटिवेशन स्तर क्या होता है तो कम हो जाता है। उसे ही हम लोग कॉग्निटिव एवोल्यूशंस थ्योरी कहते हैं, या फिर संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत कहा जाता है। उसे ही हम लोग कॉग्निटिव एवोल्यूशंस थ्योरी या CET कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और ये भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो देखिएगा हमारा मोटिवेशन से लेवल ना जब पैसा हाथ में आने लगता है ना तो थोड़ा डाउन हो जाता है। जॉब कर रहे हैं, इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो लेवल बिना पैसा का कर रहे थे उस टाइम का हम लोग का मोटिवेशंस और जॉब करने के साथ पढ़ाई करने का मोटिवेशन लेवल में अंतर होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे तो कॉग्निटिव एवोल्यूशंस थ्योरी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंस्टिंक्ट अप्रोच। इंस्टिंक्ट अप्रोच क्या होता है, इसे हिंदी में मूल्य प्रवृत्ति या अंतःप्रेरणा कहा जाता है। इंस्टिंक्ट अप्रोच में क्या होता है, जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे व्यवहार का जन्मजात पैटर्न या स्वरूप होता है, जो कि जैविक होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंस्टिंक्ट अप्रोच का, जैसे कि कोई भी सांप है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करती है तो डंक मारती है। जब उन्हें अनुभव होता है कि हमें किसी भी तरह के आघात पहुंचने वाली है तो वो क्या करती है, डंक मारना स्टार्ट करती है। उसकी क्या होती है तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है डंक मारना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इंस्टिंक्ट अप्रोच का। इंस्टिंक्ट अप्रोच कुत्ते का क्या होता है मूल प्रवृत्ति तो भौंकना होता है। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं विकासवादी सिद्धांतकार। आखिरकार इसमें होता क्या है, इसमें मानव जो जाति है एक समान मूल प्रवृत्ति द्वारा कार्य करते हैं। इसमें एग्जाम्पल से जानेंगे हम लोग, जैसे कि वे गुण जो हमें पूर्वजों से मिलता है, कि विकासवादी सिद्धांत जो कि हमें पूर्वजों से प्राप्त होता है। जैसे कि हाँ देखिएगा कोई इंसान के सामने अगर कोई परिस्थिति या फिर ऐसा कोई निर्णय लेने का होता है तो जो उनके पूर्वजों से अगर मिलता होगा, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो वो कहाँ से आया है, किससे मिला, जो विकासवादी सिद्धांतवाद में यह बताता है कि हमें जो चीज़ हमारे पूर्वजों से मिलता है उसे इवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इंसेंटिव अप्रोच है। इंसेंटिव अप्रोच को प्रोत्साहन दृष्टिकोण कहते हैं, जो कि हमें बाह्य या बाहरी उद्दीपक या उपहार के रूप में हमें मिलता है। एग्जाम्पल, जब हम लोग 10th में होते हैं तो टॉपर होते हैं तो हमें रिवॉर्ड के तौर पे बहुत सारे संस्था में दिए जाते हैं हमें कुछ अमाउंट। वो क्या हुआ, एक बाहरी रूप से हमें अमाउंट मिला, वो इंसेंटिव हुआ। वो चीज़ जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग कहेंगे इंसेंटिव अप्रोच। आप देखिएगा एक एग्जांपल और कैरोट एंड स्टिक पे करते हैं। तो कैरोट, जब घोड़ा गाड़ी की आप लोग देखे ही होंगे, घोड़ा गाड़ी लोग चलाता है, तो अगर उसका घोड़ा जब स्लो हो जाता है तो उसे हम लोग
स्टिक देते हैं और जो वो ठीक है अपनी रफ्तार से चलता है तो उसे गाजर देते हैं। गाजर क्या काम किया, तो इंसेंटिव का काम किया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेंटिव अप्रोच, जो कि बाह्य रूप से कार्य किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि ड्राइव रिडक्शंस अप्रोच कहते हैं उसे। ड्राइव रिडक्शन अप्रोच प्रानोद कसौटी दृष्टिकोण। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग, तो जानते हैं। मनोविज्ञान आवश्यकता से प्रानोद जब हमें किसी और ढकेलता है या पुश करता है, जब आवश्यकता पूरा कर लेते हैं तब हमें संतुष्टि हो जाती है और हमारा तनाव तथा जो उत्तेजना होती है ड्राइव रिडक्शंस की, तो वो कम हो जाता है। तो ड्राइव रिडक्शन पहुंचने की जो आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से फुलफिल होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइव रिडक्शंस अप्रोच तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम होता है हमें नीड, आवश्यकता क्या है। जैसे कि हमें आवश्यकता, भूख लगी है तो खाना की आवश्यकता होती है, प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से फिर उसके बाद नीड के बाद आएंगे ड्राइव, प्रानोद फोर्स करता है कि पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, चलो इस और उस और, तनाव पूर्ण हो जाते हैं जब नहीं मिलता है। तो और तनाव कब होता है, जब हमें मिल जाता है। ड्राइव की पूर्ति कम हो जाती है उस टाइम जब हमें प्राप्त हो जाता है। यह एक बल के रूप में कार्य करता है ड्राइव। अब आते हैं नेक्स्ट में जो कि होमियोस्टेसिस कहते हैं, जैसे संतुलन। जब हमें भूख की आवश्यकता है तो भूख लगी, उसके बाद एक तरह से पेट में वो दर्द सा होता है, पेंग कि हाँ भूख लगा, तो हल्का हल्का दर्द, मीठा मीठा दर्द होता है भूख के कारण। और जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या, संतुलित हो जाता है, भोजन पा लेते हैं, खा लेते हैं खाना, तो हमें एक संतुलन मिल जाता है कि हाँ हमें खाना मिल चुका, उसे हम लोग कहेंगे होमियोस्टेसिस। अब आते हैं प्राइमरी ड्राइव्स क्या होती है। प्राइमरी ड्राइव्स जो कि हमारी शरीर की आवश्यकता होती है, प्राइमरी ड्राइव्स को कहेंगे हम लोग प्राथमिक प्राणोद, जो कि भूख प्यास होता है हमारी फर्स्ट प्राइमरी ड्राइव्स। सेकेंडरी ड्राइव्स क्या होती है, सेकेंडरी ड्राइव्स जो कि हमें अर्जित करना पड़ता है, अर्जित प्राणोद होता है सेकेंडरी ड्राइव। जैसे कि प्राणोद अनुभव या अनुबंधन द्वारा सीखे गए होते हैं। एक तरह से इसे कहेंगे नेम फेम, हमें नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत सब चाहिए होता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो सेकेंडरी ड्राइव के अंतर्गत आते हैं। तो इसे ही हम लोग ड्राइव रिडक्शंस अप्रोच के ये जो पॉइंट है, नीड ड्राइव, होमियोस्टेसिस, प्राइमरी ड्राइव्स, सेकेंडरी ड्राइव्स, ये सब है ड्राइव रिडक्शंस के अंदर पॉइंट है। अब आएंगे अराउजल अप्रोचेस। अराउजल अप्रोचेस क्या है, उत्तेजना दृष्टिकोण जिसे कहेंगे या उपागम कहेंगे। तो ये क्या है, अराउजल अप्रोच जो हमारे मोटिवेशंस लेवल को एक उत्तेजना की ओर ढकेलता है। अभिप्रेरणा सिद्धांत में जो कि बेस्ट ऑप्टिमल्स, जो सबसे उत्तम स्तर के तनाव से अच्छा उत्तेजना उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम नहीं रहता और जब एग्ज़ाम एकदम पास होता है 10 दिन के अंदर है, तो उस टाइम का जो तनाव होता है ना, वो अराउजल अप्रोच जो हमें उस ओर ढकेलता है, ऑप्टिमल बेस्ट होता है वो तनाव, उसे हम लोग अराउजल अप्रोचेस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट देखेंगे यर्क्स-डॉडसन लॉ, जो कि उल्टा यू के आकार के रूप में देखा जाएगा, जो कि 2 पॉइंट होते हैं इसके अंतर्गत। एक सिंपल टास्क होती है, एक डिफ़िकल्ट टास्क। इसका जो यू है, यू टर्न आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज बना हुआ है, उल्टा यू का आकार का होता है। तो इसमें भी बताया जा रहा है जब आपके सामने अराउजल होती है, जो कि सिंपल अराउजल होती है, तो उसमें हम लोग जो हाई मॉडरेट होते हैं, हाई मॉडरेट मतलब उस कार्य को तुरंत कर लेते हैं और मॉडरेट रहते हैं सिंपल काम को करने के लिए। और दूसरा क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क। जब हमारे सामने अराउजल होता है तो उसमें लो मॉडरेट हो जाते हैं। इन दोनों तरह के जो बेहतर प्रदर्शन होता है उसमें उल्टा यू, जैसे कि आपके सामने दिख रहा उल्टा यू का संबंध प्रदर्शन तथा उत्तेजनाओं के बीच होता है। तो इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है। उल्टा यू देखिएगा, जब उल्टा यू बनाए हैं तो यहाँ नीचे से गया ऊपर, अराउजल उठा, उसके बाद फिर डाउन हो गया। तो सिंपल यू में भी सिंपल जो टास्क है तो उसमें भी एक अराउजल होती है, हमें छोटी कार्य करने के लिए दिया जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें इतने सा होमवर्क है और ये कर लो, तुम्हें उसके बाद छोटा सा टास्क दिया जाता है 5 मिनट या 10 मिनट के, वो तुरंत इंसान हाँ तत्पर चलो तुरंत कर लेते हैं, उत्तेजना हाँ मैं ये कर लिया। दूसरा डिफ़िकल्टी, आपको कंटिन्यूस अगर 3 से 4 घंटा की
को पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें आप अराउजल इतना उत्तेजित नहीं रहते उस कार्य को करने के लिए, उसे डिफ़िकल्ट टास्क के रूप में देखते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो यर्क्स डॉटसन लॉ के रूप में ये 2 पॉइंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपल टास्क और डिफ़िकल्ट टास्क। तो सिंपल टास्क क्या होगा, तो हाई मॉडरेट होगा, और डिफ़िकल्ट टास्क क्या होता है, तो लो मॉडरेट होता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नेट में या फिर जो भी एग्ज़ाम हमें जो साइकोलॉजी से संबंधित होगा वो कैसे पूछेगा, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछता कि सिंपल टास्क वो क्या होता है, उसकी उत्तेजना क्या होती है, तो अराउजल उसका हाई मॉडरेट होता है और डिफ़िकल्ट टास्क का लो मॉडरेट अराउजल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लोग देखेंगे, स्टिमुलस मोटिव्स किसे कहते हैं। स्टिमुलस मोटिव का हिंदी होता है प्रोत्साहन उद्दीपक, या फिर इसे मकसद भी कहते हैं। स्टिमुलस मोटिव जो कि हमें अर्जित नहीं होती है और ना ही हम इसे सीखते हैं, ये जंजात होती है जो कि हाई स्टिमुलेशंस होती है। इसमें जिज्ञासा, किसी चीज़ की सीखने की इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है जो कि जंजात होती है, स्टिमुलस मोटिव जिसे कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग क्या किनके द्वारा दिया, तो जुकरमैन 1978 को दिया गया है। सेंसेशन सीकिंग आखिर होता क्या है वो जानते हैं, जो कि मोटिवेशंस के अंदर का ही ये सब पॉइंट है, जो कि आपको अधिकतर देखिएगा मैच द फॉलोइंग में आपको दिया होता है कि सेंसेशन सीकिंग बाई किसके द्वारा दिया गया। एक तरफ थ्योरीज का नाम होता है, वैज्ञानिक लोग का नाम होता है। तो सेंसेशन सीकिंग किनके द्वारा दिया गया है, तो जुकरमैन के द्वारा दिया गया है। ऐसे इसलिए नहीं पूछते हैं, लेकिन याद रखना बेहतर होता है। आखिरकार ये होता क्या जानते, सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या मनुष्य उच्च उत्तेजना पसंद करता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति में उत्तेजना बहुत ही ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल डिस्कवरी चैनल, वो लोग क्या है, तो सेंसेशन सीकिंग वाले लोग ही होते हैं जो कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो उसे ही हम लोग सेंसेशन सीकिंग कहेंगे। किनके द्वारा दिया गया, तो जुकरमैन के द्वारा दिया गया, 1978 में दिया गया है सेंसेशन सीकिंग, और उन्हें ऐसे काम करने में आनंद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, SDT कहते हैं इसे शॉर्ट में, जिसे आत्मनिर्णय सिद्धांत कहा जाता है। ने दिया है तो रेयान एंड डेकी ने 2000 में दिए हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन से थ्योरी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, तो इसमें यह बताया गया जो सामाजिक संदर्भ में मानन अभिप्रेरणा सिद्धांत है, जिसमें कार्य के लिए हमारी चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया जाता है। इस सिद्धांत में जो 3 जन्मजात तथा सार्वभौमिक आवश्यकताएं होती है, स्वयं और दूसरे को समझने में योग्यता प्रदान करती है और एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल देखते, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जैसे कि इनका काम क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास पेंसिल है, तो पेंसिल का बहुत सारे उपयोग बताने को कहेंगे, उसे ही हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि एक ही चीज़ में बहुत सारी आवश्यकताओं को बताते हैं। उसे हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी SDT के हैं, और इसे किसने दिया है, तो इसे रेयान एंड डेकी ने 2000 में दिया है। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सब क्या है, तो मोटिवेशंस के अंदर ही आते हैं, और जो कि इसमें 3 पॉइंट है जो कि 3 नीड्स भी बताए गए हैं SDT में। SDT में 3 पॉइंट बताए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंसी जो इंट्रेंसिक मोटिव होती है, और रिलेटेडनेस जिसे हमारी दोस्ती होती है, हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो संबंध होता है, वो सब जो होते हैं वो रिलेटेडनेस होते हैं, वो जो हमारी बाह्य रूप से होती हैं मोटिवेशंस, वो इंट्रेंसिक नहीं होती है। इंट्रेंसिक 2 पॉइंट है, वो कौन सा, ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंसी होती है, और एक्सट्रेंसिक मोटिव रिलेटेडनेस होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंतर्गत ये कैसे पूछेगा, तो SDT कह के पूछेगा। SDT में कौन से 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, 3 नीड्स से क्या है, तो 3 नीड्स ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी, रिलेटेडनेस, या फिर कुछ और भी रख देगा, वर्कर या फिर कुछ भी। तो आप लोग को 3 जो याद रहेगा, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस, ये 3 बताया गया है, जो कि किसके द्वारा बताया, रेयान एंड डेकी के अनुसार बताया गया है। उसे हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि MC ग्रेगरी के द्वारा 3XY दिया गया। X थ्योरी के बारे में जो कि नेगेटिव होता है, और थ्योरी Y है जो कि पॉजिटिव होता है।
एक्स थ्योरी में बताया गया है, जो भी कर्मचारी होते हैं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें डरा धमकाकर कार्य करवाया जाता है या काम लिया जाता है, उसे थ्योरी एक्स कहते हैं। और थ्योरी वाई उसे कहते हैं जो कि अपने पसंद के हिसाब से या फिर अपने मुताबिक के हिसाब से वो अपने काम कर लेते हैं, उसमें कम सुपरविज़न की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें कम निगरानी या फिर मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जो कि पॉजिटिव में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो थ्योरी वाई कहेंगे। तो थ्योरी एक्स और वाई क्वेश्चन पूछेगा कि थ्योरी एक्स और वाई किसने दिया है, तो MC ग्रेगरी ने दिया है 3XY। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस को दो भागों में बांटेंगे, जो कि एक कंटेंट थ्योरी और एक प्रोसेस थ्योरी होंगे। तो कंटेंट थ्योरी किसे कहेंगे, जो कंटेंट थ्योरी SR मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में देखेंगे। कंटेंट थ्योरी व्हाट के बारे में बात करता है, मतलब क्या के बारे में बात करता है, और प्रोसेस थ्योरी हाउ कैसे के बारे में बात करता है कि कैसे। तो कंटेंट थ्योरी में, इसमें कंटेंट थ्योरी आखिर है क्या, तो इसमें उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं पर जो बल दिया जाता है उसमें व्हाट क्या पर ध्यान दिया जाता है। और जो प्रोसेस थ्योरी है उसमें उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया द्वारा बल दिया जाता है, जो कि कैसे कार्य करता है उस पर ध्यान दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रोसेस थ्योरी कहेंगे। अब देखते हैं कंटेंट थ्योरी में कौन कौन से थ्योरी आते हैं, कंटेंट थ्योरी में और प्रोसेस थ्योरी में कौन से थ्योरी आते हैं। पहला मैस्लो हायरार्की थ्योरी, जिसे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ERG थ्योरी। तीसरा पॉइंट MC कैलेंड्स नीड थ्योरी। चौथा है हर्जबर्ग 2 फैक्टर्स नीड आते हैं। ये सब किस में, ये जो 4 थ्योरी दिख रहा है आपको, ये सब किस में, ये कंटेंट थ्योरी में आएंगे, क्या वाले में। प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत हाउ के बारे में बात किया जाता है, जो कि कैसे के बारे में बात किया जाता है। पहला पॉइंट इसमें रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में बताएंगे। दूसरा थ्योरी इसमें पोर्टर एंड लॉलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तीसरा है इक्विटी थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। चौथा है गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी आएंगे। ये सब जो आएंगे, जितने भी ये 4 थ्योरी है वो आएंगे आपको प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत आएंगे। ये सब 4 थ्योरी इसमें है और 4 थ्योरी आपका कंटेंट थ्योरी में आएंगे। आज के बारे में यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।